हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। इसकी वजह ये थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, टाइम की कमी हुई। हम माफ़ी चाहते हैं इससे कि आपको बहुत लेट हुआ, क्लास बहुत दिन तक आपको नहीं मिल पाई। लेकिन आप लोग विश्वास बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें कि आपको पूरा सिलेबस मैं आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले ही करवा दूंगा। आपके एग्ज़ाम के बहुत पहले ही आपका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये हमारा काम है। वो क्लास एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद चल रही है, इसकी बात आपकी नहीं है, या हमारा मैनेजमेंट है, हम उसको पूरा कर लेंगे। हमारी वीडियो अगर ये लगेगा कि हमका सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है तो हम वीडियो ड्यूरेशन लंबा कर देंगे, 2 घंटा 2.5 घंटा कर लेंगे, मैराथन चला देंगे एक चैप्टर का पूरा। हम सिलेबस को कवर करेंगे हर हाल में, चाहे जैसे भी करके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का आज ये लास्ट लेक्चर है थ्योरेटिकल। बाकी इसका न्यूमेरिकल सवाल का एक सेशन आएगा इसके बाद। ये आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का थ्योरेटिकल। चैप्टर नंबर 2 था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें पिछली कक्षा में आपको मैंने पढ़ाया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें ये बताया था कि जो प्रिज्म होता है कांच का बना हुआ, उसका अपवर्तनांक अगर n है और प्रिज्म एंगल a है और जो उसका मिनिमम डेविएशन है अर्थात न्यूनतम विचलन कोण है वो अगर डेल्टा m है तो इसका फार्मूला आता है n = sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसमें बताया था प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जिसमें ये बताया गया था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद ये देखते हैं कि एक कलर की लाइट कितने कलर में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और इन 7 रंगों को अगर हम एक पट्टी पे प्राप्त करें तो उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जिसका एक स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है वर्णक्रम। वर्णक्रम का मतलब ये है कि सीक्वेंस वाइज कलर जो है वो आपको मिलेंगे, जैसे VIB GYOR वेबग्योर जिसको बोलते हैं, ये 7 कलर के आपको मिलते हैं। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश प्रकीर्णन। हो सकता है प्रकाश प्रकीर्णन से क्वेश्चन बने, क्योंकि कई बार बना है क्वेश्चन यहाँ से। प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है ये नहीं पूछेगा, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ सकता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्या कारण है? पूछ सकता है सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। पूछ सकता है खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है। ये क्रॉस क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं जो प्रकीर्णन पे आधारित हैं। किस पर? प्रकीर्णन पर, जिनकी वजह होती है प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हम देखें आज की क्लास में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आप जानते हैं कि लाइट रे जब निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में तमाम प्रकार के, यानी आपके पृथ्वी पर बहुत से छोटे छोटे कण बिखरे हुए हैं। धूल मट्टी या इस तरह का माध्यम, पानी या और इस तरह का माध्यम जो है पूरा वायुमंडल भरा हुआ है, माध्यम से छोटे छोटे कणों से भरा हुआ है। तो जब प्रकाश किरण इन कणों पर पड़ती है तो पड़ने के बाद यह जो है फैल जाती है, विसरित हो जाती है। बहुत अधिक भी फैल सकती है, बहुत कम भी फैल सकती है। यही जो फैलने वाली घटना है इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग का मतलब ही होता है फैलना, प्रकीर्णित होना, बिखर जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन, वही बात लिखी हुई है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, धूल हो या कोई पदार्थ का सूक्ष्म कण हो, ठीक है, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम तथा कुछ दिशाओं में अधिक, यानी हर दिशा में जो है फैल जाते हैं। कुछ दिशाओं में अधिक तथा कुछ दिशाओं में कम प्रसारित होता है। प्रसारित होने का मतलब प्रकीर्णित होता है, फैलता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में पहुंचती है, निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं या जो माध्यम के कण होते हैं उन पर जब पड़ती है तो पड़ने के बाद वो बिखर जाती है, फैल जाती है। इसी फैलने की घटना को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। अब
प्रकाश आप जानते हैं कि निर्वात से चल करके वो श्वेत लाइट आती है, लेकिन जब इसका अपवर्तन होता है तो 7 रंगों में होता है। 7 रंग में कुछ रंग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फैलते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो कम फैलते हैं, कम बिखरते हैं। जो रंग ज़्यादा फैलेंगे वो हमको अच्छे से दिखाई देंगे, वो पूरा आकाश में फैल जाएगा तो वो हमारी आँखों में ज़्यादातर पहुँचेगा। जो कम फैलेगा वो हमको कम दिखाई देगा, लेकिन दूर से ही दिखाई देगा। कम फैलेगा तो दूर से ही दिखाई देगा, और ज़्यादा फैलेगा तो ज़्यादा दिखाई देगा लेकिन दूर से नहीं दिखाई देगा। ज़्यादा तो दिखाई देगा लेकिन दूर से नहीं दिखाई देगा कि ये ज़्यादा है। तो ये है प्रकीर्णन। उसके बाद यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो हम ये डिसाइड करते हैं वेवलेंथ के आधार पे, यानी तरंगदैर्घ्य के आधार पे। अब यहाँ लिखा है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब आपने प्रिज्म में पढ़ा था, जिसमें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाया गया था, तो यहाँ से श्वेत लाइट जा रही थी। सबसे ऊपर सबसे कम विचलन किसका था भाई? लाल रंग का। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका था भाई? वायलेट का, बैंगनी का। सबसे कम इसका था और सबसे ज़्यादा इसका था। तो तरंगदैर्घ्य जो थी, तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज़्यादा थी किसकी भाई? रेड की। किसकी थी? रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, और वायलेट की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, इसलिए प्रकीर्णन इसका क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वेवलेंथ इसकी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और इसका विचलन भी कम ही होता है, इसी कारण, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा तो विचलन भी क्या होगा? इसका कम होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी तरह बैंगनी से ऊपर जाएंगे तो VIB GYOR इस तरह आता है सीरियल से। आप जब याद करते हैं तो ऐसा होता है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, VIB GYOR। ठीक है, V का मतलब होता है वायलेट यानी बैंगनी जिसको बोल दें, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। इस तरह से 7 कलर होते हैं। यही 7 कलर का जब हम किसी पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं 7 कलर को, तो इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि हम जो है प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटना देखेंगे। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन यह वायुमंडल से देखने पे होता है ऐसा। अगर आप पृथ्वी से देख रहे हैं तो जहाँ पर वायुमंडल है, अगर जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ काला दिखाई देगा। यानी अंतरिक्ष जो होता है, अंतरिक्ष होते हैं उनको आकाश लाल ही काला ही दिखाई देता है। या चंद्रमा पर जो चला जाएगा उसको आकाश काला दिखाई देगा, उसका भी रीजन है। हम अगर वायुमंडल पे हैं, पृथ्वी पर हैं, तो यहाँ वायुमंडल है, यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है, तो हमें यहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। वजह क्या है भाई? सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है जिसमें अनेक रंग होते हैं, आप जानते हैं। श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो तमाम रंग मिलते हैं, 7 रंग मिलते हैं आपको, तो जिसमें अनेक रंग होते हैं। अब वो अनेक रंग तो होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी और नीले का होता है। बैंगनी और नीले का प्रकीर्णन यहाँ लिखा गया, देखिए बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी और नीले का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ बना है इंडिगो है ना यहाँ पे। ठीक है, तो वायलेट और इंडिगो का क्या होता है भाई? वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ये तीनों का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रकीर्णन होता है, मैक्सिमम ये फैलते हैं। जो चीज़ ज़्यादा फैलेगी वो ज़्यादा दिखाई देगी। भाई आप खुद सोचिए कि अगर जो है कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, तो वो ज़्यादा दिखाई देगी, कम मात्रा में तो कम दिखाई देगी। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। कम मात्रा में है तो दूर से दिखाई देगी, ज़्यादा मात्रा में तो दूर से नहीं दिखाई देगी। यही रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन आपको बता दिया गया। अब प्रकीर्णन जो होता है तो उसमें क्या भाई? बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग की अपेक्षा लगभग 16 गुना अधिक होता है। जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, किसकी अपेक्षा? बैंगनी और नीले का। तो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा, जिसका फैलाव ज़्यादा, वही तो हमारी आंखों तक पहुँचेगा, जो कम फैलेगा वो हमारी आंखों तक
नहीं पहुंच पाएगा। बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा लगभग 16 गुना अधिक होता है। अतः नीले तथा बैगनी चारों ओर बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तथा हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यही वजह है। अब एक वजह यह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है, और चंद्रमा से अगर देखा जाए आकाश को तो वहाँ पर काला दिखाई देता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकीर्णन नहीं होता। भाई प्रकीर्णन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत से छोटे छोटे कण हैं, लेकिन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वहाँ छोटे छोटे कण नहीं हैं जिससे लाइट रे पड़े और बिखर जाए, तो वहाँ प्रकीर्णन ही नहीं होता है। इसलिए रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और काले रंग को साइंस नो कलर मानता है। विज्ञान जो है ब्लैक कलर को नो कलर कहता है कि यह कोई कलर नहीं है, यह कोई कलर नहीं है। अगर आप सातों कलर को मिला दें बराबर में तो काला रंग मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जो ये सातों कलर हैं इनको बराबर मात्रा में अगर मिला दें आप तो ऑटोमेटिक काला रंग मिल जाएगा। तो काले रंग को वो नो कलर मानता है और प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण अंतरिक्ष को या चंद्रमा पर हम जब देखते हैं चंद्रमा से तो आकाश में क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। वजह यही होती है कि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी कारण। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं और भी इसके क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त यानी सनसेट और सनराइज, जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य डूबता है, आप खुद देखे होंगे वो लाल रंग का दिखाई देता है। आप खुद इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। सुबह सुबह सो करके उठिए, जब वो निकल रहा हो सो करके उठिए। अब ये नहीं कि 10 बजे सो के उठे तो हम सूर्य को देखें लाल दिखाई देगा, नहीं। आप जब वो सूर्य निकलने का टाइम होता है तब उठिए, और जब सूर्य डूबने का टाइम होता है तब देखिए उसको, तो वह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका रीजन है। अब इसका रीजन क्या है देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो आपका नया क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? इसका रीजन क्या है कि लाल रंग का दिखाई देता है? तो अभी आपने देखा कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, लाल रंग का जो फैलाव है वह कम होता है। इसका मतलब यह रंग एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। और जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य डूबता है तो सूर्य जो है वो हमसे एकदम क्षितिज पे होता है। क्षितिज का मतलब ये है कि हमसे जो है सबसे मैक्सिमम दूरी पे होता है, सबसे अधिकतम दूरी पे सूर्य हमसे तब होता है जब वो निकलता है और डूबता है। और दोपहर के समय सूर्य हमसे बिल्कुल एकदम करीब होता है, करीब होता है। तो जब दूर से प्रकाश किरण आएगी तो जो कम होगा वो दूर तक चलेगा, जो ज़्यादा होगा वो पहले ही फैल जाएगा। और जो कम होगा वो दूर तक चलेगा, वो पहले नहीं फैलेगा। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो आपकी ये नई हेडिंग बनेगी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। अब इसका रीजन नोट कर लेंगे भाई। यदि हम जो है उगते हुए और डूबते हुए सूर्य को देखें तो यह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है भाई? प्रकीर्णन। इसका रीजन क्या है? प्रकीर्णन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सूर्य डूबते और सूर्य निकलते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन 1 नंबर बन सकता है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन जब आएगा विकल्प वाले में तो ये आप बताइएगा प्रकीर्णन। क्या बताइएगा? प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अब ऐसा प्रकीर्णन जब होता है तो क्या है समस्या इसमें होती है, क्या आता है ऐसा कि हमें जो है वो लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है,
तो आप जानते हैं कि जब सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमसे जो है सबसे अधिकतम दूरी पे होता है, और सबसे अधिकतम दूरी पे होता है तो सबसे कम जिसका फैलाव होगा वो सबसे मैक्सिमम दूरी कवर करेगा, और जिसका ज़्यादा फैलाव होगा वो सबसे मिनिमम दूरी तय करेगा। फैलाव कम किसका होता है भाई? प्रकीर्णन कम किसका होता है? लाल का होता है। इसलिए लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, लाल कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सूर्य डूबते तथा सूर्य निकलते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। किसके कारण भाई? प्रकीर्णन के कारण। अब होता क्या है कि आप रीजन नोट करेंगे, क्योंकि सूर्य डूबते तथा निकलते समय हमसे अधिकतम दूरी पे होता है, हमसे अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, जिससे सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन तो होता है, परंतु लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो अधिकतम दूरी तय करके हमारी आँखों तक पहुँचता है, हमारी आँखों तक पहुँचता है। जिसके कारण हमें सूर्य डूबते तथा निकलते समय, सूर्य डूबते तथा निकलते समय लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और अगर दोपहर में पूछे तो दोपहर में आप देखते हैं सफ़ेद दिखाई देता है, दोपहर में सफ़ेद दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है भाई? क्योंकि दोपहर में जो है सूर्य हमसे बिल्कुल करीब होता है, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, पास में एकदम होता है। हमसे मिनिमम दूरी पर दोपहर में होता है और मैक्सिमम डिस्टेंस में, मैक्सिमम दूरी पर वो सुबह में और शाम में होता है, निकलते समय और डूबते समय। तो जब हमसे मिनिमम दूरी पर होगा तो सबका प्रकीर्णन एक साथ, सबका प्रकीर्णन बराबर होगा, सबका प्रकीर्णन बराबर होगा। और जब सबका प्रकीर्णन बराबर होगा तो सभी कलर के प्रकाश, सभी रंग के प्रकाश मिल करके कैसा रंग बना देंगे? सफ़ेद बना देंगे। इसीलिए हमें दोपहर के समय जो सूर्य होता है वह सफ़ेद दिखाई देता है, इसका रीज़न यही है कि दोपहर के समय सूर्य हमसे बिल्कुल पास होता, हमारे बिल्कुल पास होता है, यानी हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, और उस समय प्रकीर्णन
सभी प्रकाश के रंगों का लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, और लगभग सभी रंग मिल करके एक सफ़ेद रंग का निर्माण कर देते हैं। इसलिए हमें दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद रंग। ठीक है जी। रीजन, एक और क्वेश्चन है रीजन वाला, वह भी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई? खतरे का सिग्नल। आप देखते हैं ट्रेन और रेल में जो खतरे का सिग्नल होता है, या कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ रोड क्रॉसिंग होती है, वहाँ आप देखते हैं कि जो लाइट खतरे वाली होती है वो लाल रंग की बनाते हैं, रीजन उसका होता है। ठीक है, तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। अब इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन क्या है? तो इसका भी रीजन यही है, प्रकीर्णन ही। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन लाल रंग का, मैंने अभी बताया, कम होता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो दूर से दिखाई देगा। एक बात आप बताइए कि अगर हमें लाल रंग दूर से दिखाई दे रहा है तो हम सचेत हो जाएंगे, हम अपने आप को सावधानी में हो जाएंगे कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर आगे खतरा है, और हम दूर ही अपने गाड़ी को या अपने खुद को एक सेफ जगह पे रख लेंगे। जब दूर से ही हमें दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे खतरा है, आगे चल करके खतरा है, तो हम दूर ही रुक जाएंगे, और जब हम दूर ही रुक जाएंगे तो हम उस खतरे से बच सकते हैं। रीजन इसका यही है कि खतरे का सिग्नल जो है वो लाल रंग का बनाया जाता है। अब जो ट्रेन होती है, ट्रेन जो चलती है, तो जब कोई खतरे का वो होता है तो उसको लाल कलर की पट्टी दिखाई जाती है। बैटरी होती है लाल कलर, उसमें लाल कलर का बल्ब होता है, उसको जला देते हैं। जो स्टेशन पे देखने वाले होते हैं, ठीक है, उसको जला देते हैं। या पट्टी होती है, झंडी, लाल रंग की झंडी दिखाते हैं, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर को जो है लाल रंग की झंडी दूर से दिखाई देगी। अब वो दूर से ही उसको मैनेज करने का जो है सोचने विचारने लगे कि हम जल्दी से ही उसको मैनेज कर लें, दूर से ही मैनेज कर लें। अब एकाएक अगर देखेगा, यानी बहुत कम दूरी पे ही देखेगा, अचानक ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन पलट भी सकती है। और अगर दूर से वो देख लिया तो दूर से वो अब धीरे धीरे करके जहाँ खतरा होगा उसके पहले ही अपनी गाड़ी को रोक सकता है, तो खतरे से बच सकता है। इसीलिए खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लेंगे। इसका कारण क्या है भाई? तो यहाँ लिखेंगे आप, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए मैं इसको पहले नोट में लिखवा दिया था, सबसे कम होता है, तथा यह हमको दूर से ही दिखाई देता है, जिससे हम अपने आप को खतरे से बचने के लिए सुरक्षित स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यानी जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हमारी
सुरक्षा हो सकती है वहीं पर हम जा कर के खड़े हो जाते हैं। जहाँ लगता है कि हमारी यहाँ सुरक्षा हो सकती है तो हम सिग्नल से पहले ही अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। इसी वजह से आप हर जगह देखेंगे जहाँ क्रॉसिंग होती है, जहाँ 3 लाइन या 4 लाइन होते हैं, जहाँ 2-3 रोड आपस में एक दूसरे से बिखरे हुए दिखते हैं, मिले हुए रहते हैं, वह हमेशा रेड कलर की बत्ती लग जाती है। जैसे ही रेड कलर की बत्ती जलना स्टार्ट हुई वैसे ही सभी गाड़ियाँ उस रास्ते से, जिस रास्ते पे जलना स्टार्ट होगी उस रास्ते पे जाना बंद कर देंगी, और जिस रास्ते पे हरे कलर की लाइट जलना स्टार्ट होगी उस रास्ते पे गाड़ियाँ चलना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे ये होगा कि हम जो है लाल रंग जल रहा है, हम नहीं जा सकते। अगर सिग्नल तोड़े तो फाइन लग जाएगी, सिग्नल तोड़े तो फाइन लग जाएगी। एक तो फाइन देखेंगे और दूसरा जो है हमारा एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई अगर आप हरा कलर देखे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और गाड़ी को एकदम अच्छे तरीके से आप पार करेंगे। और अगर आप लाल कलर देखे हैं और फिर भी गाड़ी को पार कर रहे हैं तो हरा कलर वाला तो एकदम फ्री है, क्योंकि वो तो गलती कर नहीं रहा है। आप गलती कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा तो आप ही को पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपने एक तो नियम तोड़ा। आपको बताया गया कि अगर लाल कलर की बत्ती जले तो आप सचेत हो जाइए, अपने आप को सावधान कर लीजिए कि आपको रोड क्रॉस नहीं करना है जब तक वो बत्ती हरे कलर की ना हो जाए। जब वो लाइट हरे कलर की हो जाए तो हम रोड को अच्छे तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर हम दूर से ही देख लें, अगर उस खतरे के सिग्नल को हम दूर से ही देख लें तो हम बहुत दूर ही रुक जाएं। क्या जरूरत है हमको सिग्नल के पास जाने की, भाई हम दूर ही रुक जाएं जिससे हमारी सुरक्षा हो सके। इसी वजह से जो है वो खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही बनाया जाता है, जिससे ये दूर से ही दिखाई दे और यात्रीगण जो है वो अपने आप को सावधान हो जाए, सचेत कर ले अपने आप को कि हमारा आगे जो है जाना खतरा हो सकता है, और अपने आप को सुरक्षित जगह पे व्यवस्थित कर ले। यही वजह है कि खतरे का सिग्नल भी जो है वो लाल रंग का ही बनाया जाता है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है, इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसका न्यूमेरिकल बाकी है। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिसमें आप जितने भी फार्मूले बताए गए हैं सब फार्मूले को एक बार फिर से मेमोराइज कर लीजिए और एक बार फिर से जो है सभी फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूला क्या क्या बताया गया है, भाई मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किस किस पे फार्मूला क्या क्या बताया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें दृष्टि दोष है। क्या है? दृष्टि दोष। 2 दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक जरूर आएगा, चाहे निकट दृष्टि दोष पूछ ले या दूर दृष्टि दोष पूछ ले, एक जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर इसमें ये पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके होने का कारण और निवारण चित्र सहित क्रीड़ा आरेख बना करके, तो मैं क्रीड़ा आरेख भी बनवाया हूँ, ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। या यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेगा, कह देगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इतने दूर पर रखी वस्तु को नहीं पढ़ पाता है, तो बताइए उसके लिए कौन सी क्षमता का लेंस और कितने फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच सकता है। तो आप सूत्र कौन कौन सा याद रखेंगे, याद रखिएगा। सबसे पहले आप रखेंगे सूत्र याद, लेंस सूत्र। कौन सा भाई? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इसी से हम जो है ये भी याद कर लेंगे। दूसरा रखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालना। तो ये बताया गया आपको P बराबर 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में। आप यही वाला फार्मूला ज़्यादा यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा आपको f जो है वो सेंटीमीटर में ही देगा, तो यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट f की वैल्यू रख करके हल कर दीजिएगा, आ जाएगा। तीसरा सूत्र याद रखना है आवर्धन का। किसका भाई? मैग्नीफिकेशन का। फार्मूला क्या बताया गया? m बराबर I/O बराबर V/U। ये जरूरी है याद रखना आपका, मैग्नीफिकेशन। चौथा क्या याद रखना है? तो चौथा फार्मूला इसमें हो जाएगा जो प्रिज्म का बताया गया है, n बराबर, ठीक है, अर्थात प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया भाई? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2। अब इसके पहले मैं बताया था यही
साइन ए बाई 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या याद रखना है फार्मूले में? पांचवा स्नेल नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये ऐसे ही पूछ लेगा कि स्नेल नियम क्या है, या इस पे क्वेश्चन आ सकता है भाई। यन बराबर बताया गया आपको साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है। छठवां क्वेश्चन आपको जो है अपवर्तनांक याद रखना है। अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक अगर निकालना है तो यन बराबर क्या बताएगा? सी अपान वी, सी अपान वी। ठीक है। और दो माध्यमों का अपवर्तनांक इसको भी याद रखिएगा, सातवां याद रखिएगा। दो माध्यमों का अपवर्तनांक, वैसे दो ही माध्यम आप में है, 3 माध्यम 4 माध्यम तो ये इंटरमीडिएट की बात है। 2 ही माध्यम में अपवर्तन आपसे होता है। ठीक है। एक ये आता है 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, या इसी को ऐसे लिखता है 2n1 बराबर 1 अपान 1n2। भाई इसको आप जब पक्षांतर करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक। तो ये 6-7 फार्मूले आपको बताए गए। ये फार्मूले के आधार पर कल आपका लगेगा आंकिक प्रश्न। कल सेशन आपका रहेगा आंकिक प्रश्न का। आंकिक प्रश्न कहाँ से लिए जाएंगे? जो अपवर्तन पढ़ाया गया है वहाँ से, और जो ह्यूमन आई पढ़ाया गया वहाँ से। ठीक है। और जो प्रिज्म पढ़ाया गया ये यहाँ से। ठीक। यहाँ से आप डेल्टा एम की वैल्यू भी पूछ सकता है, डेल्टा एम की वैल्यू पूछ सकता है, ए की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा। कल चलेगा आपका आंकिक प्रश्न। ठीक है। कल हम आंकिक प्रश्न लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि आंकिक प्रश्न कैसे हल किया जाता है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। अब आप अपना ख्याल रखें और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।